हेलो फ्रेंड्स, आज का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। और आज हम बताने वाले हैं आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में कि किस प्रकार का कोर्स है, कितनी फीस लगभग लगती है और आप क्या क्या है मतलब कि रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को करने के लिए, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, और इस फील्ड के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने भी वो कोर्स किया हुआ है। अभी मैं एविएशन फील्ड में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो आई थिंक मैं आपको काफ़ी अच्छे बेटर तरीके से समझा सकता हूँ चीज़ों को कि एवी फील्ड क्या है, यहाँ पर क्या मैकेनिकल स्ट्रीम है, क्या एवियोनिक्स स्ट्रीम है, स्ट्रीम के बारे में भी बात करते हैं, कौन सब्जेक्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वालों, कौन सा कॉलेज जो है ठीक ठाक कॉलेज है, एक मॉड्यूल क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। तो सबसे पहले बता दूं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का मतलब क्या है। मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पर वर्ड आया रहा है मेंटेनेंस, तो इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से उसका जो मेंटेनेंस का काम हो गया कि एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना कि एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने लायक है। कोई एयरक्राफ्ट है तो उसके बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्नीशियन कोई भी फॉल्ट है उसको दूर करते हैं, तो इंजीनियर फाइनल आकर चेक करके साइन करता है कि हाँ भी एयरक्राफ्ट टोटली एयरवर्दी है, हवा में उड़ने लायक। ये बेसिकली आपको छोटे वर्ड में बोलूँ तो इतना काम होता है एक एमी का। और इन बहुत प्रकार से इनको डिवाइड किया था कि लाइन मेंटेनेंस जो कि एयरक्राफ्ट रनवे पर उतरता है वहाँ पर जो मेंटेनेंस होता है, बेस मेंटेनेंस भी होते हैं इसमें, जो हैंगर में आते हैं जहाज वहाँ पर जो मेंटेनेंस होता है वहाँ भी इंजीनियर बनते हैं, लाइन मेंटेनेंस को इंजीनियर बनते हैं। शॉप मेंटेनेंस, शॉप होते हैं जिनके कंपोनेंट निकल करके किसी शॉप में जाते हैं वहाँ पर जो मेंटेनेंस होता है, तो इस प्रकार के भी आप इंजीनियर बनोगे इस कोर्स करने के बाद। लेकिन इसके बारे में टोटली पहले जानो आपकी क्या चीज़ है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है इन कंपेरिजन आप बीटेक को, सिर्फ एक प्राइवेट बीटेक से आप बीटेक पास कर लिया और यहाँ पर इंजीनियर बनना एक बहुत बड़ी बात है और काफ़ी मतलब कठिनाई भी आती है। पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि कितने इसमें स्ट्रीम होती हैं। इसमें जनरली दो स्ट्रीम होती है, मैकेनिकल स्ट्रीम होती है, एवियोनिक्स स्ट्रीम होती है। मैकेनिकल को यहाँ पर जो है कई पार्ट में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं B1.1 कैटेगरी। B1.1 कैटेगरी का मतलब है कि एरोप्लेन टरबाइन, जो कि एरोप्लेन जो कि बड़े जहाज होते हैं, जो 320, जो कि बड़े जितने भी आप एयरलाइंस में देखते हो, इंडिगो वगैरह जो जहाज होते हैं, जो उनके इंजीनियर बनते हैं B1.1 कैटेगरी के होते हैं वहाँ पर। और दूसरी कैटेगरी है B1.2 कैटेगरी, जो कि होते हैं पिस्टन इंजन वाले जहाज, जो कि छोटे जहाज होते हैं, उनके जो इंजीनियर बनते हैं वो होते हैं B1.2 कैटेगरी के, मैकेनिकल स्ट्रीम में सारी है। फिर होते हैं B1.3 कैटेगरी। B1.3 कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी के अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर के इंजीनियर होते हैं टरबाइन इंजन के, वो बनते हैं। B1.4 इसमें बनते हैं जो पिस्टन इंजन के इंजीनियर होते हैं, वो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं B1.4 के। और अगली हो गई B2 कैटेगरी, जो कि होती है कि एवियोनिक्स कैटेगरी। एवियोनिक्स इंजीनियर मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, रेडियो सिस्टम होता है वो इनके अंतर्गत आता है, उसके इंजीनियर ये बनते हैं आगे चल करके। और एक B2 का इंजीनियर है वो कहीं पर भी काम कर सकता है, किसी भी इन चारों में से जहाज़ों पर। ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, लेकिन स्कोप की बात करें तो मैकेनिकल का ज़्यादा स्कोप होता है। तो अभी तो आप इतना जानें कि क्या क्या है स्ट्रीम्स, कौन सी स्ट्रीम कैसे स्ट्रीम है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इनका कॉलेज ड्यूरेशन क्या है। पहले होता था E Part 8 जिसको 145 कहते थे, तो उसमें 3 साल का टोटल कॉलेज टाइम होता था, जिसमें से आपको 2.5 ईयर कॉलेज में करना होता था कंप्लीट, और आप 6 मंथ जो है किसी एयरलाइंस में जाकर के अपनी ट्रेनिंग लाइव जो है आपको एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग करनी होती थी, कंप्लीट होता था। लेकिन अभी हो गया 147 का कोर्स, जिसमें होती है 2400 घंटे की आपकी पढ़ाई, घंटे आवर्स वाइज होती है, 2400 घंटे की है। तो उसमें जो है आपको 300 आवर्स की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि आप किसी एयरलाइंस पे करते हो या फिर कहीं पर भी, मतलब किसी एयरलाइंस मान लो या फिर छोटे बड़ी जो भी हो गई, वहाँ पर जाकर के आपको लाइव जो है काम करना होता है। और अगर नियरली हम बात कर लें कि कितना टाइम लग रहा है, तो 147 कोर्स को कंप्लीट करने में एमी के तो 2 से 3 साल लग जाता है। कुछ कॉलेज 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं, कुछ का 3 साल का। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 2 ही साल में होगा 3 साल में, क्योंकि यहाँ पर आवर बेसिस जो है चलता है। तो नियरली आप चल सकते हो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स, अगर आप एमी कर रहे हो 147 के अंतर्गत में। चलिए आपका 2 साल में कोर्स कंप्लीट हो गया, 3 साल, 2 से 3 साल के अंतर्गत। हमारा तो था 2 साल का था, कोविड की वजह से लगभग 3 साल में वो कंप्लीट हुआ था कोर्स। तो अब जब आप यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कर लिए, तो आपको जैसे कि कॉलेज में बहुत लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पाओगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी भी आपको कुछ और कभी कभी होता है कि 6 मंथ का फिर से ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसका आपसे पैसा चार्ज किया जाता है। कहीं पर आप अप्रेंटिस करोगे तो वहाँ पर आपको पैसे पे किए जाएंगे जब आप अप्रेंटिस वगैरह करते हो, और मतलब पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। अगर हम ऊपर आल एक इंजीनियर की बात करेंगे कि आप कितने टाइम में एक इंजीनियर बन सकते हो कोर्स को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ऐसा मत सोचना कि बीटेक की तरह आप 4 साल बाद इंजीनियर बन गए, या फिर यहाँ से 3 साल या 2 साल का कोर्स कंप्लीट करके निकले तो आप एक इंजीनियर बन गए। ऐसा नहीं आवर सिस्टम होता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू DGCA आपके पास जो है 3 से 5 साल का कम से कम एविएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि आप लाइन मेंटेनेंस, मतलब कि जहाज पर आप कम से कम 3 से 5 साल काम करोगे। उसके साथ साथ अब मॉड्यूल सिस्टम यहाँ पर होता है। DGCA यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आपको सेमेस्टर के एक्स्ट्रा अलावा। आपके 10 एग्जाम हो गए अगर आप B2 कैटेगरी में और B1 कैटेगरी में तो 11 एग्जाम हो गए। तो उनको आपको सारा का सारा क्लियर करना होगा, आपको सारा का सारा पास करना होगा उन सारे एग्जाम को। और 3 से 5 साल का आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने पास। तो उसके बाद जा करके, और अगर आप B2 कैटेगरी के तो आपको एक और एग्जाम भी निकालने होते हैं जो को कहते हैं RTR, रेडियो टेलीफोनिक रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके बाद जो है अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट है, कंपनी में वैकेंसी है तो AME की, तो कंपनी क्या करती है आपको विदेश भेजती है। इसको सब चीज़ें जानना चाहिए, मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। तो कंपनी आपको जो है फॉरेन भेजती है। लाइक जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया कॉलेज पास आउट होने के बाद, आपके पास सारे पेपर्स हैं जो कि DGCA वाले हो गए। सेमेस्टर तो मान लो सब लोग पास ही कर लेते हैं, लेकिन जो मॉड्यूल एग्जाम हो गए उसको सब नहीं क्लियर कर पाते। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में तो मॉड्यूल एग्जाम भी जैसी चीज़ें होती हैं उसको भी क्लियर करना होता है। तो अगर आप सारे पेपर्स को क्लियर किए हो, मैकेनिकल 11 और B2 एवियोनिक्स 10 पेपर होते हैं, तो उसके बाद जब आप 5 साल काम कर लियो, कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपको फॉरेन भेजती है। जो जिस एयरक्राफ्ट पर भी आप काम करते हो वो जहाँ का एयरक्राफ्ट होता है उस देश में आप जाते हो, वहाँ से लगभग 1 से 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो फिर उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आते हो तो आप एक AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तब बनते हो। लेकिन जब आप कॉलेज, ऐसा नहीं कि आपको इस दौरान कुछ सैलरी नहीं मिलती, जब कॉलेज पास आउट हो जाते हो आप तो उस दौरान भी आपको सैलरी मिलती रहती है, आपको स्टाइपेंड मिलते रहते हैं, आपका प्रमोशन होता रहता है। लाइक आप पहले ट्रेनिंग टेक्नीशियन बनते हो जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, फिर जूनियर टेक्नीशियन बनते हो, फिर आप टेक्नीशियन बनते हो। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि आपको कॉलेज पास आउट होने के बाद मतलब जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी सच बात है, क्योंकि ये तो सब चीज़ सभी फील्ड में है। ऐसा कोई फील्ड नहीं होता जहाँ पर आप 100% जॉब पर जाओगे। तो सभी फील्डों में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। और बेसिकली अगर आप इस फील्ड में हो तो मॉड्यूल पर हमेशा जो अच्छा खासा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप तभी इंजीनियर बन पाओगे। अगर आप टेक्नीशियन बनना है तो फिर आप डिप्लोमा भी करके टेक्नीशियन बन सकते हैं, कि इतना ज़्यादा पैसा इस फील्ड में पे करना। यहाँ पर आओ तो आप हमेशा ही एक इंजीनियर का सोच कर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आई होप आपको इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर आपको बात करें कॉलेज में कैसा एडमिशन, तो कॉलेज में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप अच्छा का बुरा की बात करेंगे तो कोई भी कॉलेज यहाँ पर अच्छा बुरा मैं नहीं बोल सकता। उसी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो उनसे पूछिएगा कि पास आउट होने के बाद कि आपका कहाँ से जो है टाई अप है, आप कहाँ में भेजोगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रख लेना। और जिस कॉलेज की फीस सबसे कम हो वहीं पर ही जाकर आपको एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा कोई कॉलेज ख़राब है, क्योंकि आपका सब कुछ डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल पर। अगर आप पेपर निकाल लिए तो फिर अच्छा है, नहीं निकाले तो ख़राब है, बस इतनी सी बात है। और एक बात और ध्यान रखना कि आप कॉलेज पास होने के बाद आपको कहाँ भेजा जा रहा है। दोस्तों आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे इंस्टा ID जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।